अरे मुसलमानों की हालत जो कल थी वही आज भी है, बदलाव कुछ नहीं हुए हैं। लेकिन मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम टाइट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए आपके आसपास में मुसलमान कल कल को क्या कर रहा था, आज से 10 साल पहले, और आज क्या कर रहा है। क्या उसकी स्थिति में सुधार आया? जो वो कर रहा था कल को, वो अपने कल कारखाने चला रहा था, अपनी छोटे मोटे बिजनेस कर रहा था, आज भी वही कर रहा है। कल को अगर अगर वो चाय की दुकान लगा रहा था, आज भी चाय की दुकान लगा रहा है। कल को अगर वो पंक्चर की दुकान लगा रहा था, आज भी पंक्चर की दुकान लगा रहा है। कल को जो है वो अगर कोई होटल चला रहा है तो आज भी वही होटल चला रहा है। कल को अगर नौकरी कर रहा है तो वही कर रहा है। बस एक सुधार ये आपने देखा होगा कि चूंकि बदलते समय के साथ शिक्षा का स्तर हर जगह लोग अपने समाज में बेहतर करना चाहते हैं, तो वो कुछ बेहतरी हो गई होगी। इसके अलावा आपने बताइए कि क्या नुकसान हो गया मुसलमान को? ये क्या जो चाय वाले थे उनकी दुकान बंद हो गई? पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के देशी नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें बनी हुई हैं। दो चरणों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसकी है, उसकी ताजा तस्वीरें तीसरे चरण में भी सामने आ रही है। तीसरे चरण को लेकर के अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन देश के मुसलमानों पर निकालती हुई नजर आ रही है। इसी पर हमसे बात करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र मशकूर उस्मानी, कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा मशकूर भाई कि जिस तरीके से तीसरे चरण में तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, और खासतौर पर आप इस वक्त बिहार में मौजूद हैं, बिहार की स्थिति क्या कह रही है? बहुत ही अच्छी स्थिति है तीसरे चरण की। जिस तरह से पहले और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का सुपरा साफ हो गया है, चाहे वो दक्षिण से लेके उत्तर की बात हो, तमाम सीटों पर हम विजयी रहे हैं। और निश्चित तौर पर तीसरे चरण का जो परिणाम है पूरे देश भर में अच्छा आने वाला है। और खासतौर से बिहार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिहार को छलने का काम किया पिछले चुनाव में 2019 के अंदर, आपको याद होगा 40 में से 39 39 सीटें जो है वो बीजेपी अलायंस को जीत मिली थी। बीजेपी और उनके गठबंधन को, एनडीए के साथियों को एक सीट सिर्फ हम लोग जीत पाए थे और हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा था। लेकिन 39 सीट जीतने के बाद भी बिहार की जो दशा है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ उनको बिहार चुनाव के कार्यक्रम में याद आता है। कोई भी ऐसा काम उन्होंने बिहार में नहीं किया जिसको उपलब्धि के तौर पर वो गिना सकते हैं। जहां पर एक तरफ से गुजरात उनको 26 एमपी देता है, बिहार उनको 39 एमपी देता है, लेकिन एक भी फैक्ट्री बिहार में नहीं लगाएंगे। जहां पर उनको गुजरात 26 एमपी देता है, बिहार 39 देता है, यहाँ पर कोई भी जो है आपको अच्छा अस्पताल नहीं देंगे। एम्स की बात थी हमारे दरभंगा शहर के अंदर में कि एम्स बनेगा, वो एम्स का 5 बार मौखिक तरह से उद्घाटन कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, आज तक उस एम्स की आधारशिला नहीं पड़ी है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो बिहार की जनता देख रही है और जिस पर गहन चिंतन मंथन चल रहा है इस बार से। देखिए, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई, दूसरी बार चढ़ गई, 2 बार चलने के बाद काट तीसरी बार चढ़ जाइए कांट की हांडी, तो हमारे यहाँ कहते हैं जल जाती है। और कांट की हांडी इस बार जल रही है और उससे जलने की बदबू आ रही है। और इसी बौखलाहट के तहत नरेंद्र मोदी जी चाहे बिहार में हो या अलग अलग जगह पर जाकर इस तरह के बयान दे रहे हैं और लगातार जो है टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, मुसलमानों को, ताकि जो हमारे हिंदू भाइयों का सेंटिमेंट है उनको जो किसी तरह से जोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन लोग समझ चुके हैं कि 10 साल से खेल जो इस देश के अंदर चल रहा है वो खेल अब इस देश के अंदर नहीं चलेगा। और एक ऐसी सरकार चुनने को लोग ललायित हैं, तत्पर हैं, जो सरकार उनकी बात करे, ना कि पूंजीपतियों की बात करे, जो सरकार युवाओं की बात करे, ना कि पूंजीपतियों की बात करे, ना कि जैशा की बात करे। ऐसी सरकार चुनने को तत्पर है जो स्मृति ईरानी की बात ना करे बल्कि देश के आधी आबादी महिलाओं की बात करे। तो लोग इस बार बहुत ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का चुनाव है ये। और निश्चित तौर पर जब जनता चुनाव लड़ती है तो उसके परिणाम जो है बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा मशकूर भाई, आप लगातार जो है जनसंपर्क करते हुए दिखाई दे रही हैं, जो मुद्दे आप खासतौर पर बता रहे हैं, क्या जनता के ऊपर उसका असर पड़ रहा है?
और क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जब जनता के ऊपर ये मुद्दे कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जनता के बीच में जाकर के मुद्दों को रख रही है, तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सियासत जो है वो करती हुई नजर आ रही है। राम मंदिर को लेकर के हमने कभी एम्स का वादा नहीं किया, हमने कभी बेहतर सड़क का वादा नहीं किया, हमने राम मंदिर का वादा किया था। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भी बन चुका है। बिहार की जनता राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के किस तरीके से देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता, खुद प्रधानमंत्री, उनके केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई हमने मंदिर बनवाया। तो मैं आज आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और और देश के तमाम जो भी मंत्रीगण हैं, जो उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मैं एक जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज है? कैसे केंद्र सरकार के मंत्री और केंद्र सरकार के मुखिया कैसे ये कह सकते हैं कि हमने मंदिर बनवाया? क्या उनके आदेश पे बना है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना है? पहला सवाल तो ये होता है। तो या तो जो लाइनें खिंची हुई हैं, उन लाइनों को या तो मिटाया जा रहा है, या तो जुडिशरी को खत्म करने की बात की जा रही है। चूंकि इनके एमपीज या इनके प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके मंत्री, वो ये कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट को भी खत्म करने की साजिश है एक तरह की, इस तरह के बयानात से? तो मैं इसीलिए ये तमाम सवाल उनसे भी करना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट से भी चाहता हूं कि इस बात पर गौर करे और इस बात पर अपनी टिप्पणी जाहिर करे। क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने कल ही इस बात का कल ही ये बयान दिया उन्होंने अमेठी के अंदर में। बौखलाहट उनकी साफ है, क्योंकि मुद्दे की बात लोग करना चाहते हैं। किसी को मंदिर से, मस्जिद से, गिरजाघर से, गुरुद्वारे से फर्क नहीं पड़ रहा है इस देश के अंदर। फर्क इस बात से पड़ रहा है कि क्या उनके घर के युवाओं के पास नौकरी है या नहीं है? क्या उनके घर की महिलाएं किसी तरह के काम करने के लिए सक्षम है? और अगर सक्षम है तो उनको वो अवसर प्रदान हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या हमारे युवा, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे? वो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? या सबको रिलायंस के जियो यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा? आज लोग इस बात की चिंता कर रहे हैं कि क्या देश की कमान 20-25 पूंजीपतियों के हाथ में होगी या देश की कमान इस देश के युवाओं और मिडिल क्लास के हाथ में होगी? ये इस बात की लड़ाई है। लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जब लोग इस लड़ाई को लड़ते हैं तो उसका मैंने फिर से आपसे कह रहा हूं कि परिणाम दूसरे होते हैं। क्योंकि इन्होंने तो सबके हाथ में कटोरा दे दिया कि 5 किलो राशन लो और खुश रहो। तो भाई उस 5 किलो राशन की वैल्यू क्या है? 200-400 रुपए की वैल्यू। और आप उससे उसको एहसान जता रहे हो कि आपने हमारा नमक खाया है, आपको हम राशन दे रहे हैं। भाई पहले कितने लोग इस देश के अंदर 5 किलो राशन पे आश्रित थे? कितने लोग उस 5 किलो राशन के मोहताज थे? आज देश की बड़ी आबादी, ये खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं और केंद्र सरकार कह रही थी कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि देश की आधी आबादी से ज्यादा को आपने इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो आपके 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा रही है, वो कटोरा लेके खड़ी है, उसको भीख मांगने को आपने मजबूर कर दिया। जबकि सरकारों का काम ये नहीं होता है। सरकारों का तो काम ये होता है कि किस तरह से आपको अपने पैरों पे खड़ा कर दे, आपको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट की आपके व्यवस्था, एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट की आपके लिए व्यवस्था करे, आपके लिए उद्योग के नए अवसर को दे, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो। आप 5 किलो राशन पर क्यों लिमिट करेंगे 200-400 रुपए पे? भाई इस देश का युवा लाखों रुपए कमा सकता है, महिला लाखों रुपए कमा सकती है। लाख नहीं तो 50-60 हजार रुपए तो कमा ही सकते हैं ना, पहले भी कमा रहे थे। क्यों ऐसी स्थिति आई कि देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन देने पे आपने मजबूर कर दिया? क्यों लोगों की नौकरियां गई? क्यों कोविड में आपने लोगों को ऑक्सीजन और दवाई नहीं दी, जो वो मरने को मजबूर हो गए? आज जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मां गंगा के अंदर जब लाशें तैर रही थी तो आपको धर्म नहीं याद आ रहा था? मां गंगा के अंदर जब लाशें तैर रही थी और आपने देखा होगा किस तरह से कुछ मीडिया हाउसेज ने उसको खुल के कवर किया था, उस समय आपको बात नहीं याद आई? उस समय आपको पता नहीं चलता है कि भाई यहां पर किसकी लाश थी? हिंदू की थी, मुसलमान की थी? दवा किसको मिला? हिंदू को मिला, मुसलमान को मिला, सिख को, पारसी को, ईसाई को? तो लोग समझ चुके हैं कि ये सरकार पूरी तरह से, सरकार की जो है 10 साल तक जो है पॉलिसी के अंदर पैरालिसिस था। और उसी पॉलिसी पैरालिसिस का बदला इस देश की जनता
अभी 2024 के चुनाव में लेने जा रही है, और ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपकी गाय लेके चले जाएंगे, 2 गाय है तो एक गाय लेके चले जाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि किसी की गैया कहीं नहीं जा रही है। देश जब आजाद हुआ, जब देश के खजाने के अंदर कुछ भी नहीं था, तो इस देश को खड़ा करने के लिए हम लोगों ने कुर्बानियां दी। इस देश को खड़ा करने के लिए कांग्रेस परिवार ने कुर्बानी दी। जिनके पास जो संपत्ति थी, जो गहने थे, आभूषण थे, उन्होंने देश के खजाने में जमा किया। चाहे वो पंडित नेहरू, उन्होंने तो अपना घर तक दे दिया। आज राहुल गांधी जी के पास, सोनिया गांधी जी के पास, प्रियंका गांधी जी के पास अपना घर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सारी संपत्ति देश को दान कर दी। जब इंदिरा गांधी जी, जब वॉर का समय आया, तो उन्होंने अपने सारे आभूषण, सारे गहने दे दिए। जिस गहने की कीमत उस वक्त में करोड़ रुपए थी, वो दे दिए। अब सोचिए कि ये तो बलिदान देने वाले लोग हैं, ये लोग देश के लिए निछावर होने वाले लोग हैं। किस तरह से इंदिरा गांधी जी के सीने को छलनी किया गया 18 गोलियां मारकर, किस तरह से बॉम्ब से राजीव गांधी जी को उड़ाया गया। तो कांग्रेस का एक बलिदान रहा है। हम लोग देने में यकीन रखते हैं, लेने में यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन किसको देते हैं? सबको देते हैं। किसी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, काले गोरे के आधार पर, राज्य के आधार पर, भाषा के आधार पर हम किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि संविधान ने यह कहा है कि सबको बराबरी का अधिकार है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग। मशहूर साहब, मैं तो इसी जहां तक बात है कि गैया लेने की, तो हमारा फोकस कोई गाय पे नहीं है। 2 गधे जिन्होंने 10 साल से इस देश को बर्बाद किया है, कांग्रेस पार्टी का फोकस उन दो गधों के ऊपर है। आप समझ गए होंगे कि इन 2 गधों ने देश को बर्बाद किया, उन गधों की मंडली के ऊपर है, गैया के ऊपर नहीं है। मैं इसी के साथ साथ आपसे ये जानना चाहूंगा, जो कि हम लगातार देख रहे हैं, देश की जनता का मूड साफ तौर पर 2 चरणों में भी देखने को मिला, तीसरे चरण में भी देखने को मिल रहा है। हम ये देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ी टिप्पणी देश के मुसलमानों को लेकर के करते हैं, चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं लेता। और फिर हम देख रहे हैं कि बीजेपी कर्नाटक एक एड बनाती है जिसमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देश के मुसलमान हैं वो एक अंडे से निकले हुए चूजे हैं, जिसे फंड देने का काम जो है सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। जो ये मानसिकता सेट करने की कोशिश की जा रही है, भड़काने की कोशिश की जा रही है, इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? देखिए, ये प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो है वो दोहरा रवैया है। मैं आपके माध्यम से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने हालिया ही अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तो गुजरात में उन्होंने 70 मुस्लिम कास्ट को ओबीसी में जोड़ा था। मैंने नहीं कहा इस बात को, प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा। वहीं पर इन्हीं के गृह मंत्री, इन्हीं के राज्य से आने वाले अमित शाह जी ने क्या कहा कर्नाटका में कि भाई मजहब के नाम पर रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आपने कैसे कर दिया ये काम? तो क्या प्रधानमंत्री जी संविधान का उल्लंघन करके मुसलमानों को ओबीसी के अंदर शामिल कराए थे? और अगर शामिल कराए थे तो आज क्यों टारगेट कर रहे हैं चुनाव के समय में? क्या इस देश के संसाधनों पे मुसलमानों का हक नहीं है? भाई एक बड़ी आबादी है, देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। अगर आप उस आबादी को पीछे छोड़ देंगे, गड्ढे में ढकेल देंगे, तो क्या देश उन्नति प्रगति की राह पर जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी समाज को अगर आप छोड़ देते हैं तो देश की प्रगति में, देश की उन्नति में वो बाधा होगा, अवरोधक हो जाएगा, देश की प्रगति रुक जाएगी। जहां पर हम देश को सुपर पावर बनाने की बात कर रहे हैं, जब आप 30 करोड़ लोगों को छोड़ देंगे, अलग कर देंगे, तो कैसे होगा? और क्या प्रधानमंत्री जी का राशन जिन लोगों तक पहुंच रहा है, उस 80 करोड़ में क्या मुसलमान नहीं है? क्या केंद्र सरकार की स्कीम मुसलमानों तक नहीं पहुंच रही है? ये चुनाव के दौरान आपस में लड़ाना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो हमने इनको टाइट कर दिया। अरे मुसलमानों की हालत जो कल थी वही आज भी है, बदलाव कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम टाइट कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हिंदू भाइयों से ये कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए आपके आसपास में मुसलमान कल को क्या कर रहा था, आज से 10 साल पहले, और आज क्या कर रहा है? क्या उसकी स्थिति में सुधार आया? जो वो कर रहा था कल को, वो अपने कल कारखाने चला रहा था, अपनी छोटे मोटे बिजनेस कर रहा था, आज भी वही कर रहा है। कल को अगर वो चाय की दुकान लगा रहा था, आज भी चाय की दुकान लगा रहा है। कल को अगर वो पंक्चर की दुकान लगा रहा था, आज भी पंक्चर की दुकान लगा रहा है। कल को जो है वो अगर कोई होटल चला रहा है तो आज भी वही होटल चला रहा है। कल को अगर नौकरी कर रहा है तो वही कर रहा है।
बस एक सुधार ये आपने देखा होगा कि चूंकि बदलते समय के साथ शिक्षा का स्तर हर जगह लोग अपने समाज में बेहतर करना चाहते हैं, तो वो कुछ बेहतरी हो गई होगी। इसके अलावा आपने बताइए कि क्या नुकसान हो गया मुसलमान को? कि क्या जो चाय वाले थे उनकी दुकान बंद हो गई, या पंक्चर वाले थे उनकी दुकान बंद हो गई? तो ये समझने की बात, और ये इस देश के बहुसंख्यक समाज को समझना पड़ेगा, हमारे भाइयों को समझना पड़ेगा, बिरादरान वतन को समझना पड़ेगा कि ये वर्गलाने की कोशिश करते हैं। हम तो इस मुल्क में साथ रह रहे हैं, आज से रह रहे हैं, सदियों से साथ रह रहे हैं, सैकड़ों वर्ष से साथ रह रहे हैं, कहीं कोई बंटवारा नहीं, कहीं कोई बात नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चुनाव आयोग, जो एक एम्पायर की भूमिका में होना चाहिए, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी एम्पायर की भूमिका में है। और ये साफ तौर पे जाहिर है कि जब मजहब के नाम पर एक समुदाय को आप गाली देकर दूसरे समुदाय के इमोशंस को, उसकी भावनाओं को आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री पर कोई केस नहीं हो रहा, गृह मंत्री पर कोई केस नहीं हो रहा, अमित शाह जी पर कोई केस नहीं हो रहा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या चुनाव आयोग ने सरेंडर कर दिया है? अगर कर दिया है तो बता दे, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है चुनाव का। क्यों आप इस तरह से चुनाव कराना चाहते हैं कि एक तरफ जहां पर राहुल जी अगर कुछ ना भी बोले, तो या कांग्रेस के नेता या विपक्ष के नेता कुछ ना भी बोले, तो चुनाव आयोग में शिकायत चली जाती है, आप उस पर संज्ञान लेते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुलेआम खुलेआम वो तमाम चीजें कर रहे हैं। जिस तरह से चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस देश के लोकतंत्र के ऊपर, कि क्या इस देश के लोकतंत्र में ऐसे ही होगा? हम लोगों को याद करना चाहिए कि भाई, एक वक्त ऐसी सरकार थी जिसमें के दरमियान टीएन शेषन भी चुनाव आयुक्त हुए, और किस तरह से उन्होंने चुनाव करा। ये गंभीर मामला है, देश के लोकतंत्र को बचाने का मामला है, देश के संविधान को बचाने का मामला। मैं इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगा मुश्कुर भाई, जैसे कि चुनाव आयोग को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं जो कि अपनी भूमिका नहीं निभा रहा। हमने बैलेट पेपर को लेकर के चुनाव के दौरान पर सुप्रीम कोर्ट का रुख देख लिया कि किस तरीके से उसने रुख अपनाया। तो क्या लगता है कि जब सरकारी मिशनरी खुल करके भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रही है, तो ऐसे में जो इंडिया गठबंधन मेहनत कर रहा है जमीन पर जाकर के, नुकसान नहीं होगा अगर रिजल्ट मन के मुताबिक नहीं आते हैं तो? देखिए, चुनाव अभी चल रहा है, और चलते हुए चुनाव में 2 चरण में इनकी हालत खराब हो चुकी है। ये तो 2 महीने पहले 400 का नारा दे रहे थे, अगर आपको याद होगा। आज 400 का 4 नहीं निकल रहा है इनकी जुबान से, क्योंकि इनको मालूम है कि 200 सीट पुरानी मुश्किल पड़ रही है, तो 400 का नारा देंगे तो क्या बचेगा? पहली चीज। दूसरी चीज, ये जिस तरह के धार्मिक मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, और इन्होंने कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो के बारे में जिस तरह की बात की, मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी चुनाव देश के अंदर वो मैनिफेस्टो सेंट्रिक हो रहा है, जिसमें मैनिफेस्टो की चर्चा हो रही है। आप जितना झूठ बोलोगे, उतना लोग सच्चाई की तरफ जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या लिख दिया आपने। ऐसी ऐसी बातें की, चुनाव आयोग ने कोई कोई उस पे ऊपर संज्ञान नहीं लिया। झूठ बोला, खुलेआम झूठ बोला, बड़े बड़े स्टेजों से झूठ बोला गया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में इंटरव्यू देकर झूठ बोले गए। तो क्या हुआ इसका नतीजा? कि लोगों ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ना शुरू किया। क्या कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि कांग्रेस जो है वो शरीयत कानून लाएगी, वो लिखा हुआ है। ये आपको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि संपत्ति बांटकर मुसलमानों को दे दी जाएगी, तुमसे संपत्ति छीन ली जाएगी, गाय छीन ली जाएगी, ये लिखा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। ये कहा कि अमित शाह ने कि इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा। तो जब लोगों ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ने की कोशिश की कि कांग्रेस ने ऐसा कैसे मैनिफेस्टो जारी किया, तो लोगों को क्या दिखा? लोगों को यह दिखा कि पहली नौकरी पक्की, जैसे ही सरकार बनेगी 30 लाख नौकरी पक्की होगी युवाओं की। जैसे ही सरकार बनेगी, एक कैलेंडर हम लोगों ने जारी किया कि इस डेट में नौकरी के फॉर्म आएंगे, इसमें स्क्रूटनी होगी, इसमें एग्जाम होगा, इसमें आपको लेटर मिलेगा। तो लोग तो हैरान रह गए देखकर। जैसे ही लोगों ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा, तो फौरन जो है समझ में आ गया कि किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ा रही है मिडिल क्लास के ऊपर। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि हम किसी तरह का टैक्स नहीं बढ़ाएंगे और उसको कम करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों के पॉकेट में, लोगों के जेब में पैसा जाए। जब तक कैश फ्लो नहीं होगा तो इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। फिर लोगों ने और जाकर आगे देखा, और आगे देखा, तो ये समझ में आया कि ये जो धन्ना सेठ बना दिया इन्होंने देश में 20-25 लोगों को, अरबपति बनाने का काम किया, अडानी अंबानी जैसे लोगों को। कांग्रेस पार्टी देश की आधी आबादी, महिलाओं को,
सालाना 1 लाख रुपए देगी लोगों को। ये समझ में आया, हर गरीब परिवार की महिलाओं को। तो जहां पर बीजेपी 25 लोगों को अरबपति बना रही है, वहां पर कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के लोग आधी आबादी को लाखपति बना रहे हैं। ये कहा गया कि अप्रेंटिसशिप का अधिकार दिया जाएगा युवाओं को, जो है स्कूल कॉलेज से निकल के जैसे डिग्री डिप्लोमा लेते हैं, 1 साल तक प्राइवेट या सरकारी कंपनी के अंदर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो मार्केट के हिसाब से सक्षम भी हो जाए। 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। तब लोगों को लगा कि ये तो जो देश का नौजवान है, युवा है, जो 50% से ज्यादा आबादी है, उसको लाखपति बनाने की बात कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 20-25 लोगों को अरबपति बनाने की बात कर रही है। तो ये खुद सेल्फ गोल हो गया मोदी जी का और अमित शाह जी का, सेल्फ गोल हो गया। अपने पाले में ही उन्होंने जो है गोल कर लिया। अब लोग समझ चुके हैं, घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, और घोषणा पत्र पढ़ने के बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये बौखलाहट है, हार की बौखलाहट है, जिसकी वजह से ये सब बातें हो रही। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा मुश्किल भाई, आप बिहार में जमीनी स्तर पर हैं। आरएसएस का एक इंटरनल सर्वे जो है वो लोगों के सामने सर्कुलेट हुआ है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है आरएसएस के इंटरनल सर्वे के द्वारा कि बिहार की 40 सीटें हैं, बिहार की 40 सीटों में 22 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के फेवर में जा रही हैं और 17 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही हैं। आप जमीन पर हैं, कितनी सच्चाई इसमें देख रहे हैं? देखिए, मैं जमीन पर हूं। मैं अब तक जहां जहां चुनाव हुए लगभग तमाम जगह पर मेरी उपस्थिति रही है, और सिर्फ बिहार में नहीं, अन्य राज्यों में भी मैं गया हूं। जमीन की जो स्थिति है बिहार के अंदर में, वो निश्चित तौर पर हम लोग 30 सीट जीतने जा रहे हैं, 25 से 30 सीट। ये आरएसएस का सर्वे है इंटरनल, इसीलिए उन्होंने कम करके दिखाया है, हमें 22 दिखाया है, और हमारी स्थिति जो है वो 30 के आसपास है, क्योंकि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि शायद नीतीश कुमार जी को ले लेंगे तो कुछ फायदा हो जाएगा, वो बीजेपी को ये नुकसान हो गया नीतीश कुमार जी को साथ लेने का। और हम लोगों से हटना नीतीश कुमार जी के लिए घातक साबित हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के लिए घातक साबित हुआ। हम लोगों के लिए फायदा हो गया, और निश्चित तौर पर तमाम जगह पर हम लोग अच्छे मतों के साथ जीत कर आएंगे। और यह सिर्फ बिहार नहीं, आप झारखंड देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, तमाम जगह के जो परिणाम है वो बेहतर होंगे, क्योंकि लोग समझ चुके हैं। अभी भी हाल में एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की, जिसमें यह कहा गया है कि जब देश के अंदर ब्रिटिश राज था, उस राज्य में भी इतनी असमानताएं नहीं थी जितनी आज इस देश के अंदर है। जब ब्रिटिश राज था तब भी जो है गरीब और अमीर के बीच में इतनी खाई नहीं थी जितनी आज है। तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो देश दुनिया के लोग कह रहे हैं कि ये इस मोदी जी के मंडली ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, और बेरोजगारी चरम सीमा पर चली गई है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, रात में हमारी बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल सकती। ये मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से महिला का मंगलसूत्र छीन लिया गया, कहीं चोरी कर लिया गया। तो ये तो ऐसे ही लोग हैं। और जो लोग मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को कि पहले अपने पत्नी के मंगलसूत्र की रक्षा कैसे करनी है ये सीखिए, उसके बाद देश के अन्य महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा करने का सोचिएगा। क्योंकि जो अपने घर में अपनी महिला के मंगलसूत्र का रक्षा नहीं कर सकता, वो इस देश की क्या रक्षा करेगा। क्या हुआ है इस देश के बेड़ा गर्क 10 साल में, इसको तो सुधरने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर हमारी सरकार आ रही है और हम लोग बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ रहे हैं।